हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, BEL। BEL के नंबर हमें देखने को मिले हैं। एंड अगर आप सरकारी कंपनीज के नंबर को स्टडी करते हो, खास करके BEL की अगर बात कर ले, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इनके नंबर्स को अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से स्टडी करना होता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाओगे तो आपको नंबर खराब ही देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जितने भी सरकारी कंपनीज होते हैं, जैसे अभी हमारा साल कब स्टार्ट होता है, दुनिया का स्टार्ट होता होगा भाई जनवरी, हमारा स्टार्ट होता है भाई अप्रैल, और दुनिया का ईयर एंड होता है दिसंबर को, हमारा ईयर एंड रहता है भाई मार्च। अप्रैल से चीज़ें स्टार्ट होती है एंड धीमे धीमे करके रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, धीमे धीमे करके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पैसा मिलता है, और आखिरी में जो मार्च क्वार्टर रहता है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसा आते हुए देखने को मिलेगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब सेल में आपको कमाई वहाँ पे दिखी हुई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे जो आखिरी का क्वार्टर रहता है उसको अगर आप मंथ अगले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 से कंपेयर करने जाओगे 4 एंड 1 से, आपको हमेशा खराब ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये कहीं अभी की बात नहीं है, हर एक क्वार्टर की। अभी ये देख सकते हैं इस वक्त की कमाई कितनी है, 5,547 करोड़। ठीक है, अब डायरेक्टली ईयर एक साल पहले के जून क्वार्टर को देखो, कितना था, 4,440 करोड़। तो यस, ईयरली डेटा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। बट आप क्वार्टरली देखोगे तो आपको लगेगा अरे इतना ज़बरदस्त नीचे, ऑलमोस्ट मतलब ऊपर से देखोगे तो लगेगा 10,000 का 5 5.5 मतलब 50% नीचे। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसके पहले की भी अगर आपको जून क्वार्टर दिखा दूँ, मतलब ये तो हम 25-26 कंपेयर कर रहे हैं ना, चलो 24-25 कंपेयर करते हैं। ये देखो 24-25 देख लो, उसके पहले देख लो मार्च में कितना था, 9,000, यहाँ पे देखो कितना है, 4,400। उसके पहले वाला भी देख लो, ठीक है, 23-24 देख लो कितना था मार्च, यहाँ पे 8.5, यहाँ पे देखो 4। ठीक है, तो जब भी आप चेक करोगे तो आपको ऐसे ही नजर आएगा, जून में 3.5, फिर सितंबर में 4, फिर 4.1, फिर 8.5। ठीक है, कोई भी इसमें देख लो, क्वार्टर 1 2 3 4 हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये देखो क्वार्टर 1 2 3 4 चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्वार्टर 4 को कभी भी डायरेक्टली कंपेयर मत करना 1 से, वरना आपको हमेशा वो खराब ही नंबर देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। हम कह सकते हैं ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। देन अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली अभी क्वार्टरली भी अगर आप प्रॉफिट चेक करोगे तो आपको कम ही नजर आएगा। देखो 2-2.5 2,500 का हज़ार नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आधा हो गया। ठीक है, बट ईयरली देखोगे 969 कितना हो चुका है, 1055 यहाँ पे हुआ है। एंड ईपीएस भी सेम उसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे 1.33 1.44, ओके परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली तो आपको डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी ये कंपनियां हैं सरकार रिलेटेड, आपको खास करके इनमें आपको ये सेम ही पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो मतलब ये पॉइंट आपको बेसिकली पता होना चाहिए। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं बीएल ने ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देन अभी हम आ जाएंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स, टाटा पावर की अगर बात करते हो, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इनके नंबर्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इतने सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाला रहेगा ना, उसको ये नंबर एक्चुअल में पढ़ना मतलब उसकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इतने सारे एडजस्टमेंट, इतने सारे मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। ठीक है, जिसको ये नहीं पता होगा भाई, उसके तो सर के ऊपर से ही चीज़ें चली जाएगी, और जिसको पता भी होता है, ठीक है, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। आप देख सकते हो दोस्तों, टाटा पावर के जब भी आप नंबर स्टडी करोगे, आपको कंपनी के बिजनेस के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। लगभग 12 साल से कंपनी नीचे जा रही थी, क्यों? यस, नॉर्मल वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वाला बिजनेस, उसमें तो कमाई होती नहीं, सरकार ने कैप लगा के रखा हुआ रहता है, उससे ज़्यादा तो वो कमा नहीं सकते। फिर बाद में एक ऐसा कंपनी को जीवनदान मिलता है, नया सेगमेंट, कौन सा? यस, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे फिलहाल काम कर सकते हैं, बिकॉज हमें ग्रो भी करना है। सरकार का टारगेट भी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर 500 गीगावाट तक हमें 2030 तक पहुँचना है। टाटा पावर के अगर आप नंबर को स्टडी करोगे भाई, तो याद रखना जो भी ये बदलाव हुआ है ना टाटा पावर में, आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ही हुआ है कि हाँ भाई ये सेगमेंट इनको क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई करके यहाँ पे देगा। और भी चीज़ें इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी आ जाता है, सोलर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बेसिकली पता होने चाहिए। हम क्या करेंगे, अब टाटा पावर के नंबर को ऊपर से ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, जो भी फिगर से करोड़ में है, जो सीक्वेंस हम स्टडी करते हैं उसी सीक्वेंस में है। देख लेते हैं भाई, सबसे पहले तो कमाई कितनी है, तो कमाई आप देख सकते हो 19,440 करोड़ के आसपास की कमाई है, मतलब 19 का रेंज है। 3 महीने पहले ये 15,500 करोड़ के आसपास की कमाई थी, 15 का रेंज था, और उसके पहले 18,300-400 करोड़ की कमाई थी। तो आप देख सकते हैं पहले 18,000 का रेंज था, अभी 19 हो गया, 15 का रेंज 19 हो गया। तो चलिए, कमाई तो हमें अच्छी खासी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। उसके बाद बहुत सारे खर्चे आपको नजर आएंगे।
ठीक है, 17,700, 14,800, 16,300, तो इनकम से खर्चे हटा देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो हम एक काम करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट कट करने के बाद का जो प्रॉफिट रहता है, मतलब जिसको हम NPAT कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, जो आपको अलग अलग वेबसाइट न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये है इस वक्त का टाटा पावर का प्रॉफिट, कितना, 1400 करोड़। 3 महीने ये पहले कितना था, 1416, अगर राउंडेड पकड़ ले तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राउंडेड पकड़ ले तो 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं। और उसके पहले कितना था, 1262 करोड़। सो हम देख सकते हैं ईयरली 1260 के आसपास था, 1400 हो गया, तो ईयरली जंप है। क्वार्टरली 1416 करोड़ था, 1401 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश डाउन ही हमें देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कमाई तो अच्छी थी यहाँ पे, बट बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। एक्चुअल में चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ आपको, अगर हम उसके बाद भी बहुत सारे एडजस्टमेंट देखेंगे तो फाइनली आपको EPS भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो EPS भी आप चेक कर सकते हो, EPS कहाँ पे चला गया। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिफोर आफ्टर, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। तो चलो आफ्टर वाला ही देख लेते हैं। 3.68 का EPS है, 3.12 था पहले, और उसके पहले 3.31। तो चलिए हम कह सकते हैं क्वार्टरली ईयरली फिर भी हमें जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें रहती है बिफोर आफ्टर, ठीक है। जो डेफर्ड बैलेंस जो चीज़ें यहाँ पे रहती है उस हिसाब से वो कैलकुलेशंस करके यहाँ पे देते हैं। मतलब जिसको जिस हिसाब से स्टडी करना है वो अपने हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकता है। देन आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सेगमेंट में ही हमें पता चलता है भाई कि रिन्यूएबल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूएबल करके, तो उसमें कितनी कमाई हुई है। तो उसमें कमाई हुई है 3,771 करोड़, जो 3 महीने पहले 4,000 करोड़ था, और 1 साल पहले 3,625 करोड़। तो चले ईयरली तो जंप है, वो भी मामूली सी। क्वार्टरली तो हमें डाउनफॉल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ओवरऑल टाटा पावर के जो भी नंबर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है, टाटा पावर हो या फिर मोटर्स हो, इनके नंबर्स को भाई मतलब एकदम डिटेल में एग्जैक्टली स्टडी करना भाई, ये एक इंसान की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो बस ऊपर ऊपर से हम लोग जो न्यूमेरिकल्स नज़र आते हैं उनको हम गो थ्रू यहाँ पे करते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे कल के दिन पता चलेगा कि बाजार का अनुमान के हिसाब से क्या रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिले हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जेन टेक्नोलॉजी, जेन टेक ने भी कल नहीं सैटरडे के दिन इनके नंबर्स आते हैं। नंबर्स हम लोगों ने देख ही लिए थे, खराब ही थे। खराब मतलब क्या, क्वार्टरली ईयरली कंपनी की कमाई नीचे, प्रॉफिट नीचे, अर्निंग्स भी नीचे। तो 99% तो भाई यही चांसेस था कि भाई ठुकाई पिटाई होगी, और वही हुआ। शुरुआत ही एकदम जोरदार ठुकाई के साथ हो गई, 9% तक स्टॉक क्रैश यहाँ पे हो गया। फिर ऊपर से थोड़ा मतलब आज मार्केट ने सपोर्ट किया तो रिकवरी देखने को मिल गई नीचे से, और नेट 4-5% के आसपास गिरावट देखने को मिले। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि खराब नंबर के चलते ही कि हमें धुलाई पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स, यस कल्याण ज्वेलर्स आज के दिन देखा गया तो शुरुआत तो अच्छा ही था क्योंकि बाजार ने अच्छी शुरुआत की थी। बट उसके बाद एक न्यूज़ आ गई, एक खबर सामने आ गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा हमें गिरते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो 2% की गिरावट नजर आएगी, प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो उससे भी ज़्यादा गिरावट हमें नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो जो भी खबर है दोस्तों वो रिपोर्ट के जरिए है, ठीक है। रिपोर्टेडली आपको बताया मार्केट में सारी खबरें यहाँ पे चलती रहती है। तो खबर क्या सामने आई तो आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर शेयर फॉल बिकॉज एक रिपोर्ट सामने आई ऑफ अ मैसिव 5 करोड़ शेयर ब्लॉक डील। यस मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। 5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे बेचे जाने वाले। ऑब्वियसली बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी। सो यहाँ पे एक और डेटा सामने निकल कर आया कि म्यूचुअल फंड शायद से ये यहाँ पे हमें अपने शेयर्स को सेल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे रिपोर्ट आई कल्याण ज्वेलर हमने को लाल रंग में रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। हालांकि ये भी रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इवन दो ये ट्रांजैक्शन अगर होगा तो भी जो फंड रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेगा, इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। मतलब क्या है, यस कि वो अपना उनके पास जितने भी स्टेक है उनमें से यस वो पार्शली अपने स्टेक को यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, ना कि पूरी तरीके से एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ये तो सारा रिपोर्ट का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। जब एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी तभी पता चलेगा कि किसने एग्जैक्टली बेचा है, किसने एग्जैक्टली यहाँ पे खरीदा भी है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक डील्स अगर होती है तो बायर भी हमें कोई ना कोई बड़ा नाम देखने को यूजुअली मिल जाता है। बट फिर भी स्टॉक नीचे क्यों जाता है, यस क्योंकि
डिस्काउंट हमें देखने को यूजुअली मिल जाता है। बल्क में चीज़ें ट्रांसफर होती है तो डिस्काउंट होता है और उसी के आसपास फिर शेयर हम लोगों को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब भी देखा है ब्लॉक बल्क डील्स होते हैं यूजुअली उसी के हिसाब से हमें स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। OFS भी एक उसी प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। देन सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात कर ले तो यस, इनके कल के दिन हमें नंबर देखने को मिलेंगे टुमारो, तो ये तो नोट करना ही हमने। एंड सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक झटका यहाँ पे लगा है। झटका किस चीज़ का, तो आपको पता ही है सेबी ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई थी। कितने की पेनाल्टी लगाई थी? 29 करोड़ की मिस रिपोर्टिंग के चलते। ये जो मामला था वो कहाँ पे चला गया था? सैट में। अगर कोई भी सेबी आपके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन अगर लेता है तो पहले तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल वहाँ पे जाके अपील करनी पड़ती है। तो सैट ने यहाँ पे क्या किया है? डिनाई किया है इमीडिएट रिलीफ टू सुज़लॉन एनर्जी अगेंस्ट द सेबी पेनाल्टी। एंड अब ये जो मैटर है उसको एडजर्न किया गया है। अब 7 अगस्त को इसकी सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था कि शायद से इनके फेवर में डिसीजन यहाँ पे आ जाए, तो नहीं भाई, अब 7 अगस्त तक यहाँ पे लटका के रखा हुआ है। देख लेंगे भाई कि 7 अगस्त को यहाँ पे अब क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। एंड कल के दिन की बात करें तो इनके नंबर्स को भी हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। देन अनंतराज की बात कर ले तो एस डी मर्जर की खबर तो हम लोगों ने देखी ली थी, उसके बाद लगातार गिरा था। आज के दिन बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जहाँ से वो गिरा था उसी लेवल पे हम लोग को रिकवर होकर वो ऊपर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डी मर्ज होगा, उनका पता ही है, डेटा सेंटर वाला बिजनेस, वो अलग से हमें लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जिनके पास अनंतराज के शेयर जितने होंगे उतने ही प्रोपोर्शनेट में उनके नए शेयर जो रहेंगे लिस्टिंग के हिसाब से डेटा सेंटर वाला, उतना ही यहाँ पे मिलने वाला है। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये यूजुअली चीज़ें यहाँ पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।